नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आज मैंने 8 बजे लेक्चर्स अपलोड कर दिया था, परंतु उसमें ऑडियो नहीं आ रही थी और मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं सिलेक्शन सीरीज में डेली आपको एक वीडियो दूंगा। उसी वादे को पूरा करने के लिए मैंने यह वीडियो आपके लिए रात 9:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियो नहीं आया और जो बच्चे डेडिकेटेड होकर उसे देख रहे थे, तो मुझे लगा कि उन बच्चों के लिए मुझे करना चाहिए, क्योंकि जब वो मेरे लिए इतने ईमानदार है तो मुझे भी उनके लिए ईमानदार रहना होगा। तो आइए हम आज लेक्चर नंबर 13 इसका स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। मशीन लर्निंग की वह मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार और दंड प्राप्त करके सिखाने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है मशीन लर्निंग की, और मशीन लर्निंग में 4 प्रकार के सिखाने के तरीके होते हैं मशीन को। जैसे मशीन लर्निंग का सबसे पहले आप सभी को समझ में आना चाहिए कि हमें मशीन को क्या करना है, सिखाना है कैसे प्रकार, क्योंकि हम जैसे ही कमांड देंगे तो मशीन क्या करे, उसके हिसाब से हमें आंसर दे। तो उसके लिए 4 प्रकार की लर्निंग होती है। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, यानी हिंदी में हम बोलेंगे तो उसे बोला जाता है पर्यवेक्षित शिक्षण। दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तीसरा होता है यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा होता है? रेनफोर्समेंट लर्निंग। आई मैं सब बता दूंगा। रेनफोर्समेंट लर्निंग। और चौथा होता है डीप लर्निंग। क्या होता है? डीप लर्निंग। ये 4 प्रकार के तरीके होते हैं किसी भी मशीन को सिखाने के। सुपरवाइज्ड का मतलब होता है पर्यवेक्षित शिक्षण, अनसुपरवाइज्ड का होता है अपर्यवेक्षित शिक्षण, फिर रेनफोर्समेंट का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण शिक्षण, नवीनीकृत शिक्षण यानी रेनफोर्समेंट का ही एक भाग होता है, और डीप लर्निंग में हम मशीन को बिल्कुल ऐसा बना देता है कि वह मनुष्य की तरह क्या कर सके, सोच सके। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि मशीन को हम मुख्य रूप से, जैसे अपन को आंसर, जैसे कोई टीचर हमें क्या करता है, आंसर बता देता है। टीचर हमें क्या बता देता है? आंसर बता देता है, और उसी आंसर को हमें याद करना होता है। वह होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में उनके पास आंसर नहीं होते, उन्हें खुद ही से एनालिसिस करके डाटा या ग्रुप के माध्यम से क्या करना पड़ता है, रिजल्ट देना पड़ता है। वह होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है कि भैया मशीन को हम सिखाना चाह रहे हैं, तो कहीं वो अच्छा काम करेगी यानी हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही देती है तो उसे हम क्या करेंगे, अवार्ड देंगे। और कहीं वो रिजल्ट सही नहीं देती है तो हम क्या करेंगे, उसे दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे। अब वो पनिशमेंट का तरीका होता है कि भैया हम उसको क्या कर रहे हैं, हमारे जो सबमिट होता है कि हम कितने स्टार उसे देना चाहते हैं, उस हिसाब से उसे पुरस्कार और दंड दिया जाता है। तो पुरस्कार और दंड के माध्यम से सिखाने को क्या कहा जाता है? रेनफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है, यानी सुदृढ़ीकरण शिक्षण उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। डीप लर्निंग यानी मशीन को इस प्रकार से बना देना, इस प्रकार से सिखा देना कि जिस प्रकार से इंसान सोच पा रहा है वैसे ही मशीन सोच पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? डीप लर्निंग बोलते हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं मुख्य रूप से मशीन को सिखाने के लिए, या मशीन लर्निंग के। इन 4 ही तरीकों को आपको याद रखना है। सेकेंड प्रश्न पे चलते हैं। नूरजहां प्रजाति का आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो आप सभी को पता है नूरजहां प्रजाति का आम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में बहुत ज्यादा फेमस है। अब देखो, एक दो आम और मैं बता देता हूं, तो आप सभी को पता होगा सुंदरजा आम। ये सुंदरजा आम को जीआई टैग भी मिला है, जो कि रीवा जिले का एक फेमस आम है। अब मैं कुछ और उत्पाद बता देता हूं जो हर जिले से फेमस है। तो जैसे देखो, मटर आपको मुख्य रूप से कहाँ की फेमस दिखेगी? जबलपुर की देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर देखो, मैं बता देता हूं आपको, अदरक प्लस आप सभी को पता है मक्का, दोनों छिंदवाड़ा जिले की बहुत फेमस है। ठीक है। फिर अपन बात करेंगे केले की, तो केले के लिए आप सभी को पता है कौन सा फेमस है? बुरहानपुर जिला फेमस है। फिर हम बात करेंगे दाल के लिए, तो दाल के लिए आप सभी को पता है नरसिंहपुर जिला बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। तो ये सभी 4-5 आपको याद रखने। जैसे सीहोर का आप सभी को पता है सरबती है। ठीक है। और सरसों के लिए हम जाएंगे तो भिंड मुरैना की सरसों बहुत ज़्यादा फेमस है। गुना का हम बात करेंगे तो धनिया बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये कुछ हर एक ज़िले के एक उत्पाद होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उन सभी को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, यहाँ पर कथन सही है। यहाँ पर आ रहा है उपडोमेन
आ रहा है। पहले मैं ये उप डोमेन की आपको संख्या बता देता हूँ क्या होता है। देखिए जैसे आपके घर में दादाजी है, ठीक है, ये आपके घर के हो गए प्रमुख व्यक्ति यानी डोमेन हो गया। अब इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे मान लो कि आपके पिताजी आते हैं, आपकी बुआ जी आती है, तो आप क्या हो गए दादाजी के सब डोमेन हो गए। क्या हो गए? सब डोमेन हो गए। अब पिताजी के नीचे मान लो कि आप आते हो, जैसे मान लीजिए आप आ रहे हैं और आपकी बहन आ रही है, तो आप भी क्या है पिताजी के सब डोमेन है और साथ साथ दादाजी के भी सब डोमेन हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आप मान लो दादाजी है। अब इसके जो सब डोमेन है उसके अंतर्गत आता है, एक आता है मशीन लर्निंग। क्या आती है? मशीन लर्निंग आती है। ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत आता है न्यूरल, इसके अंतर्गत दूसरा आता है नेचुरल लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। तीसरा इसके अंतर्गत आता है कंप्यूटर विजन। फिर चौथा आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और पांचवा इसके अंतर्गत आता है एआई रोबोटिक्स। ये सभी क्या है? एआई के सब डोमेन है। मशीन लर्निंग के अंतर्गत अभी मैंने बताया आपको आता है एक सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तीसरी होती है मैंने आपको बताया था रेनफोर्समेंट लर्निंग, और चौथा होता है डीप लर्निंग। ठीक है। अब देखो यहीं से समझना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है क्या? मशीन लर्निंग है सर एआई का, ना कि मशीन लर्निंग है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है क्या? नहीं, मशीन लर्निंग का उपडोमेन है सब, तो ये भी खत्म हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है क्या? नहीं सर, ये भी गलत हो जाता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है क्या? तो यहाँ पर डीप लर्निंग अपन ने मशीन को ज़्यादा ही मान लिया, तो सब डोमेन क्या होगा? डीप लर्निंग। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ये आपको समझ में आया क्या? कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सब डोमेन वाला पार्ट था वो हमें पूर्ण रूप से समझ में आया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में गरीबों के प्रतिशत में सर्वाधिक कमी हुई है? अब देखो यहाँ पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। किसकी? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है। अब इस सूचकांक को जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है, और हाल ही में इसका 5th एडिशन जारी किया गया। इस 5th एडिशन में मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिली। ठीक है। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की गरीबी के बारे में बताया, कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए, ये सभी बातें उसमें बताई है। तो यहाँ पर देखिए 2015-16 से लेकर 2019-21 की बात हो रही है, तो उसके बीच में इन्होंने बताया कि 1,36,000 कितने? 1,36,00,000 लोग क्या आए हैं? गरीबी से बाहर आए। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पहले यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश में जो गरीबी थी 2015-16 में वो थी 36.57%, जो वर्तमान में कितनी रह गई है? 20.63% रह गई है। कब? वर्तमान में। कितने की गिरावट आई? तो 15.94% की गिरावट आई है। जब जिलेवार आंकड़ों की बात करते हैं किस जिले में सबसे ज़्यादा कमी आई है, तो सबसे ज़्यादा आई है अलीराजपुर में। कहाँ पर आई है? अलीराजपुर में। उसके बाद हमें देखने को मिलती है मुख्य रूप से कहाँ पर? बड़वानी जिले में, और बड़वानी के बाद हमें देखने को मिलता है खंडवा जिले में सबसे ज़्यादा कमी आई है। देखिए अलीराजपुर जिले की हम बात करते तो यहाँ पर पहले 71% लगभग लोग गरीब थे, और वर्तमान में कितने? 40.25% है। यानी हम देख रहे हैं कि लगभग 31% की क्या आई है? कमी आई है। बड़वानी जिले की हम बात करते तो बड़वानी जिले में पहले 61% था गरीबों का, और वर्तमान में कितना रहेगा? 33% रहेगा। यानी लगभग 28% की कमी हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। खंडवा जिले में बात करते तो खंडवा जिले में पहले 42% लोग गरीब थे, आज की डेट में हम देखते तो यहाँ पर 27.38% लोग ही क्या बचे? गरीब बचे। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था सर्वाधिक कमी कहाँ पर, तो अलीराजपुर जिले में हमें सर्वाधिक कमी देखने को मिली, लगभग 31% की हमें कमी देखने को मिली है। ठीक है।
अब देखो यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ, ग्रामीण गरीबी हमारे यहाँ कितनी प्रतिशत रह गई है, तो ग्रामीण गरीबी हमारे यहाँ रह गई है 25.32%। कितनी? 25.32% हमारे यहाँ क्या हो गई है, मुख्य रूप से गरीबी वाली हो गई है। वही हम शहरी की बात करते हैं कि शहरी कितने परसेंट रह गई, तो शहरी 7.1% रह गई है। तो ये सभी आंकड़े आपको याद रखने, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि बेटा आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो। ये सभी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं ना, ये टेस्ट सीरीज में सभी पूछे गए। आप FLT ज्वाइन कर लो जो 50 टेस्ट वाली है, मात्र आपको 99 रुपये में मिल रही है, 199 की जगह, जिसमें हम 50 टेस्ट की PDF भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप क्या करो, इसे कभी आपने एक बार परचेस कर लिया तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो सीधे आपके उसी टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप यूनिट वाइज और FLT भी लगा सकते हो, जो 350 की जगह मात्र कितने मिल रही है, 199 रुपये में मिल रही है। तो अब मौका है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्ट दें। क्यों? क्योंकि अब हमें माइनस मार्किंग घटानी है, इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट दे सकें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति कब आई? औद्योगिक संवर्धन नीति यानी उद्योगों को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी उन सभी में क्या करना है, हमें बढ़ावा देना है। यह नीति मध्य प्रदेश में आती है 24 फरवरी 2025 के दिन मध्य प्रदेश में लागू की जाती है। इसमें कुछ टारगेट फिक्स किए जाते हैं, जैसे सबसे पहले राज्य की GSDP यानी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को हम 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर कितना करेंगे, तो 6 लाख करोड़ करेंगे। कितना करेंगे? 6 लाख करोड़ करेंगे। दूसरी बात करता है ये रोजगार की, कि रोजगार में हमें क्या करना है, तो ये बोलता है कि रोजगार में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगले 5 वर्षों में हम अगले 5 वर्षों में कितना रोजगार पैदा करेंगे, 20 लाख नए रोजगार, 20 लाख नए रोजगार हम पैदा करेंगे। ये भी बात बोली। इसमें एक और बात की गई कि महिला उद्यमी और साथ में ST SC लोगों को MSME क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हम मुख्य रूप से क्या करने वाले हैं, 40 से लेकर 52% की सब्सिडी प्रदान करेंगे। ये 3 लक्ष्य इसमें रखे गए। अब ये लक्ष्य आपको समझ में आ गए होंगे, और ये ऐसे ही प्रश्न आपको यूनिट 6 से देखने को मिलेंगे। तो यूनिट 6 में इधर उधर कुछ नहीं होगा, जो मैंने बताया ना वही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो GSDP की बात की गई थी, तो 6 लाख करोड़ करना है, आंसर नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। गौड़ जनजाति में प्रमुख टोटम, उनके प्रतीकों को सही क्रम में अनुक्रमित कीजिए। देखो टोटम मुख्य रूप से क्या होता है कि जब इनके यहाँ पूजा पाठ होती है तो किसी प्रतीक के रूप में कुछ टोटम इनके द्वारा रखे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नेतम, नेतम का मतलब होता है कुत्ते के नाम के ऊपर नेतम को रखा गया है। बाकरा एक जंगली बिल्ली है। टीकम टीक का पेड़ है। ईरापत्री महुए का पेड़ है। ये सभी क्या है, टोटम है जो गोंड जनजाति में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए वाला, नेतम कुत्ते का, बाकरा एक जंगली बिल्ली, टीकम एक टीक का पेड़ है, ईरापत्री एक महुए का पेड़ है। ठीक है, तो ये टोटम जैसे नए नए शब्द आने लगे हैं तो इनको आप अपनी किताब में लिख लो, क्योंकि इनके बाद आपको भूलना नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल की स्थापना 2013 में हुई। देखो भोपाल में एक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? भोपाल में देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से क्या है, ये केंद्रीय संग्रहालय, इसमें भी जनजातीय परिदृश्य को बहुत अच्छे से बताया गया है। और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय अलग है। ये आपको अपने बिरला मंदिर देखा होगा, बिरला मंदिर के समीप आपको ये संग्रहालय देखने को मिलेगा। इसकी जो स्थापना होती है 2013 में होती है, और इसका उद्घाटन मुख्य रूप से उस टाइम के जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? देखो ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में आने लगे हैं, तो आपको क्या करना है कि इनकी एक लिस्ट बना लेनी है, इनकी किताब की, जो मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे द बेगास मैंने बताया था, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश बता रहा हूँ, द भील्स बताई थी। तो इन सभी किताबों की आप एक लिस्ट बना लो। तो ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश मुख्य रूप से HL शुक्ला द्वारा लिखी गई है। इसमें जो मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजाति है उन सभी का हमें वर्णन देखने को मिलता है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग या रेल चयन मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है भोपाल में। देखिए, रेल चयन मंडल यानी इसमें क्या होता है कि रेलवे की जो जितनी भी नियुक्ति होती है उनकी भर्ती की जाती है रेल सेवा आयोग के अंतर्गत। ठीक है, इसकी स्थापना जो मध्य प्रदेश में होती है वो होती है 23 सितंबर 1982 को। कब होती है? 23 सितंबर 1982 को होती है भोपाल में। आपको एक दो बात और मैं बता देता हूँ। जो हमारा मध्य प्रदेश का जबलपुर है, यहाँ पर पश्चिम मध्य रेलवे का क्या है? मुख्यालय है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है कौन सा? जबलपुर। और इसे मुख्यालय कब घोषित किया गया था? तो 1999 में घोषित किया गया था। आपको एक दो बात और बता देता हूँ कि रानी कमलापति स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन जो कि हमारा कहाँ पर है? भोपाल जिले के अंतर्गत पड़ता है। ये मुख्य रूप से पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है एक और मदन महल रेलवे स्टेशन जो कि जबलपुर में पड़ता है। वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है। पिंक रेलवे स्टेशन का मतलब मैं ये बोल दूं कि यहाँ पर हर जो कर्मचारी है वो क्या है? महिला है, इसलिए मदन महल को क्या बोला जाता है? पिंक रेलवे स्टेशन बोला जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? तो देखो, देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। महिलाओं को यहाँ पर मुख्य रूप से कौशल विकास प्रदान करना है। अब पिछले साल देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती बनाई गई थी। 300वीं जयंती इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इनका जन्म होता है 31 मई 1725 को। तो 2025 में इनको 300 वर्ष की जयंती बनाई गई। उस दौरान यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि हम रानी देवी अहिल्याबाई के नाम पर एक योजना लेके आएंगे या एक विकास कार्यक्रम लेके आएंगे, कौशल विकास कार्यक्रम लेके आएंगे, जिसका नाम रहेगा देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम, जिसमें हम महिलाओं को स्वरोजगार और आधुनिक कौशल प्रदान करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर बजट में 25 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। देखो बेटा, मेरी तबीयत बेकार है फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है, उसी वादे को मैं पूरा करने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ? कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप भी मेरा इसी प्रकार साथ देंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ हैं ना? मेरी सीरीज में कभी आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है एक एक बात। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो एक नदी निकलती है, आप सभी को पता है, रायसेन जिले से, उसका नाम है बेतवा। और एक नदी निकलती है भोपाल के बेरसिया के समीप से, उसका नाम है हलाली। और ये विदिशा के समीप जाकर बेतवा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? बेतवा नदी में मिल जाती है। तो किसकी सहायक हो गई? बेतवा की राइट आंसर हो जाता है बेतवा। इसके ऊपर एक परियोजना बनी हुई है हलाली परियोजना, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हलाली नदी और बेतवा नदी मिलती है, वहीं पर यह परियोजना बनी हुई है। मान नदी के ऊपर आप सभी को पता है मान परियोजना बनी हुई है धार जिले में। सोन नदी के ऊपर आप सभी को पता होगा बाणसागर परियोजना बनी हुई है शहडोल जिले में। फिर पार्वती नदी के ऊपर रेसाई परियोजना वर्तमान में बनाई जा रही है, कहाँ पर? राजगढ़ जिले में। साथ में इसके ऊपर एक और है कृष्णा सागर परियोजना, जो कहाँ पर बनी हुई है? जो कि गुना जिले में बनी हुई है। तो ये सभी परियोजना भी आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच मात्र आपको 599 में मिल रहा है, 999 की जगह। तो पैसा मत देखो, इस टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट करने का समय। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसमें आपको डीसी सर ने जो प्रीवियस ईयर में 75 से ज़्यादा क्लासेस याद कराने वाले कराई थी, वो सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आप बिना कुछ देरी करें उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको वो क्लासेस है, कभी आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो आप कभी डीसी सर की जो क्लासेस है उनको ले लेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? बहुत भला हो जाएगा। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले प्रश्न पे चले, मध्य प्रदेश में किलों का मोती की संख्या किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है ग्वालियर के किले को। ग्वालियर का किला मुख्य रूप से आप सभी को पता होगा ग्वालियर जिले में है। और ग्वालियर जिले में किस पहाड़ी पर है? तो गोपांचल पहाड़ी पर यह स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसका जो निर्माण करता है, इसके निर्माण करता है राजा
सूरज सेन। कौन है? राजा सूरज सेन इसके निर्माण करता है। ये किला बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत हमें मान मंदिर देखने को मिलता है, गुजरी महल देखने को मिलता है, मान मंदिर, गुजरी महल। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक कर्ण महल, तेली का मंदिर, सास बहु मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर जिसे कहा जाता है, सिंधिया स्कूल देखने को मिलेगा। ये सभी हमें कहाँ पर दिखेंगे? ग्वालियर के किले में देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें 4 गेट है बड़े बड़े। एक है एलिफेंट गेट जिसे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? हाथी गेट भी कहा जाता है। एक है ग्वालियर गेट, एक है उरवाई गेट, एक है डोलापुर गेट। ये 4 गेट हमें ग्वालियर के किले में देखने को मिलते हैं। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, आसा अहीर के द्वारा बनवाया गया था, आप सभी को पता है। फिर यहाँ पर बुरहानपुर का किला बुरहानपुर में, बड़वानी का किला बड़वानी में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है। क्यों? जैसे आप सभी ने सुन रखा होगा, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, फिर नीमच, रतलाम, इन सभी क्षेत्रों में हम मुख्य रूप से भील जनजाति की बहुत बड़ी संख्या देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति अभी वर्तमान में पश्चिम क्षेत्र में रहती है। पहले पूर्वी क्षेत्र में रहती थी, परंतु पूर्वी क्षेत्र में जो जनजाति वाला है वो पूरा छत्तीसगढ़ में चला गया। तो वर्तमान में कहाँ पर रहती है? पश्चिमी क्षेत्र में। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, और यही भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है? पश्चिमी क्षेत्र में। जब हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 21.1% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। सर्वाधिक की हम बात करते हैं कि सर्वाधिक लोग कहाँ पर रहते हैं, तो धार जिले में रहते हैं। और प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं तो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अलीराजपुर में लगभग 89% लोग यहाँ पर रहते हैं जो जनजाति से संबंधित है। न्यूनतम की हम बात करेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से भिंड में है, और प्रतिशत के हिसाब से भी कहाँ पर है? भिंड में है। ठीक है। लोकसभा में आप सभी को पता है 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? आरक्षित है। वही हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में बात करते हैं तो 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना AACII का फुल फॉर्म क्या है? एनकोडिंग आप सभी को पता है, जैसे आपको कहीं पर डाटा ट्रांसफ़र करना है तो आप इस डाटा को एक अलग लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हो। उसे हम क्या करते हैं? एनकोडिंग डिकोडिंग में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर AACII का पूर्ण रूप पूछा हुआ है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह मुख्य रूप से कृषि अवसंरचना निधि योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है? इसके तहत कुछ पैसे किसानों को देती है जिससे वो क्या कर सके? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग किस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1995 में पारित होता है। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अंतर सिंह आर्य जी। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी वाहिनी नहीं है? तो देखो मैं अभी मैप में अपन देख लेते हैं तो मैप में आपको समझ में आ जाएगा कौन सी नदी पश्चिमी वाहिनी है। अब भैया देखो, आप इतने पढ़ लिख लिए तो आपको ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। अब नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और इसे बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाती है। ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है और इसे ख़त्म हो जाती है खंबात की खाड़ी। फिर यहाँ से माही नदी निकलती है और माही नदी भी अरब सागर में ख़त्म हो जाती है। और बेतमाना नदी रायसेन से निकलती है और उत्तर दिशा में जाके किस में मिल जाती है? आप सभी को पता होगा, यमुना नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको सभी को दिख रहा होगा कौन सी नदी उत्तर में बह रही है? तो भैया यहाँ पर एक ही नदी बेतमा, जो ऑप्शन में राइट आंसर बी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी तीनों पश्चिम दिशा में बह रही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मध्य प्रदेश की भारत की एकमात्र नदी है। ठीक है, ये मैंने आप सभी को बता दिया है। ये तीनों नदी अपने मुहाने पर एचचुरी का निर्माण करती है। किसका? एचचुरी का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखना ये सभी बात। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप सभी को याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति आपको याद रखना है 1995 में घोषित की गई थी। नवीन खनिज नीति आपको याद रखना है कब हुई थी? तो नवीन खनिज नीति कब हुई है? 2010 में हुई है।
कब हुई है? 2010 में हुई है। और देखो एक होता है गोड़ खनिज, जिसमें रेत वगैरह आती है। तो रेत वगैरह की हम बात करते हैं तो रेत वाली नीति, जिसे हम बोलते हैं मध्य प्रदेश गोड़ खनिज नीति, क्या बोला जाता है? गोड़ खनिज नीति मध्य प्रदेश की। वो कब आई थी गोड़ खनिज नीति? तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की गोड़ खनिज नीति आई थी 1996 में। रेत खनिज नीति वो भी 1996 में आई थी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि 1000 प्लस की PDF आपके लिए अपलोडेड है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी यूनिट की मात्र 199 में अवेलेबल है, जिसमें जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, वो सभी आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा, उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 में हमें देखने को मिलता है कि भैया अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा की बात की गई है। वही हम बात करते हैं भाग 16 में भी हमें अनुसूचित जनजाति का क्या मिलता है? विवरण देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? अभी हाल बताया था 31 मई 1725 को चोंडीग्राम महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। फिर इनकी शादी होलकर घराने के जो राजा थे मल्हार राव, उनके पुत्र खांडे राव के साथ हो जाती है। फिर खांडे राव की जैसे ही मृत्यु होती है 1765 में, यहाँ पर रानी अहिल्याबाई महारानी बनती है, जिनका पूरा 1795 तक शासन चलता है। ये बहुत धार्मिक थी। इनके द्वारा बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया है, साथ में भारत में बहुत सारे घाटों का निर्माण भी कराया गया। इनके द्वारा मध्य प्रदेश में महेश्वर का किला बनवाया गया था, और वहीं पर इन्होंने होलकर घराने की जो राजधानी थी वो भी किसको बनाया था? महेश्वर को ही बनाया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। साथ में आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि मालवा का कपड़ा प्रसिद्ध कराने में सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है किसका? रानी अहिल्याबाई का। जो यहाँ पर महेश्वर की जो महेश्वरी साड़ी आती है, महेश्वरी साड़ी सबसे पहली किसके द्वारा बुनी गई थी? तो रानी या देवी अहिल्याबाई के द्वारा ही बुनी गई थी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। संविधान, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 243B के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है? देखो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है नगरीय निकाय। क्या आते हैं? नगरीय निकाय, जैसे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पालिका परिषद। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इनको 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए। अब देखो मैं आपको, ऐसा होता तो भैया मेरे को विषय तो याद नहीं है, पर मैं कैसे इसमें तुक्का लगाता। हम देखते हैं कि शहरों में सर सड़कें और पुल बनाती है नगर पालिका, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाता है। सर जब कोई मरता है या कोई जीवित होता है तो उसका सर्टिफिकेट लेते हैं हम कहाँ पर जाते हैं? नगरीय निकायों में, तो ये भी बिल्कुल सही है। सर अग्निशमन सेवाएं यानी जो फायर ब्रिगेड होती है वो भी नगर पालिका के पास होती है, क्योंकि शहरों में आग लगती है तो कहाँ से फायर ब्रिगेड आती है? तो ये नगर पालिका वाली। तो ये 3 तो इसके विषय हैं। मत्स्य उद्योग इसका विषय नहीं है, क्योंकि ये मत्स्य उद्योग मेनली ग्रामीण क्षेत्रों में आता है, और ये मत्स्य उद्योग हमें किस में देखने को मिलता है? 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायतों का जिक्र है उसमें हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243K, जिसे हिंदी में 243 टा बोलते हैं। 243K में बोला गया है कि पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति का उल्लेख है हमें वो किसमें मिलता है? 243K में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भी आप सभी को पता होगा राज्य निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी फरवरी में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव कराता है। अब पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पांडव जलप्रपात आप सभी को पता है किस नदी पर है? केन नदी पर है। और कहाँ पर है? पन्ना जिले में। पन्ना जिले में जब हम जाते हैं, किसमें? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? पांडव जलप्रपात देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से जलप्रपात है? तो नर्मदा नदी के ऊपर आप सभी को पता होगा अनूपपुर में एक तो कपिल धारा हमें देखने को मिलती है, और दूसरी देखने को मिलती है दुग्ध धारा। ठीक है, फिर 2 और देखने को मिलते हैं धुआंधार, जो कहाँ पर है? जबलपुर में है। और एक मिलता है सहस्त्र धारा। ये सहस्त्र धारा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये सहस्त्र धारा हमें महेश्वर या खरगोन जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति स्वयं को खूटिया पटेल बोलती है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में एक जनजाति निवास करती है, यानी ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, गुना,
कौन सी? सहरिया जनजाति। यह सहरिया जनजाति का जो प्रमुख होता है उसे खूटिया पटेल कहा जाता है। देखो इसमें एक नृत्य चलता है दुलदुल घोड़ी। कौन सा? दुलदुल घोड़ी नृत्य इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ में एक है लहंगी नृत्य, यानी पुरुष क्या करते हैं? लहंगा पहन के नृत्य करते हैं। साथ में देखो इनके घर को कहा जाता है सहराना। ये वाल्मीकि की पूजा करते हैं। किसकी? वाल्मीकि की पूजा करते हैं ये। इनका एक फेमस मेला है जो राजस्थान में भराता है, उस मेले का नाम है, आप सभी को पता होगा, ये मैंने पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ। उस मेले का नाम मुख्य रूप से क्या है? तो उस मेले का नाम हमें देखने को मिलता है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी छींक आने वाली है, फिर मैं बताता हूँ। सीताबाड़ी का मेला। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला इनका बहुत फेमस मेला है जो कहाँ पर भराता है? राजस्थान में। यह जनजाति कुपोषण में बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, तो इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेगा भारिया और सहरिया के लिए आप सभी को पता है कि एक पोषण योजना चलाई जाती है जिसमें इनको 1500 रुपये महीने के दिए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ओरछा पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं तो ओरछा पर्यटन स्थल मैंने कितनी बार बताया है, किसमें? निवाड़ी जिले में। निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2018 को होता है, टीकमगढ़ जिले से अलग कर कर। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे महेश्वर, तो महेश्वर आप सभी को पता है कहाँ पर? खरगोन जिले में है। फिर हम बात करते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आप सभी को पता है कहाँ पर पड़ता है? खंडवा जिले में पड़ता है। फिर देखिए आप सभी को पता होगा कि चित्रकूट है। चित्रकूट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? सतना जिले में देखने को मिलता है। फिर और कौन कौन से इसके अलावा? ये तो फेमस हो गए, ठीक है। इसके अलावा भी मैहर है जो सतना में पड़ता है, सलकनपुर है जो सीहोर में पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं मध्य प्रदेश के, तो ये प्रमुख पर्यटन स्थल भी आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको आंसर करके जाना है कि भीमा नायक किस जनजाति से संबंधित थे, और साथ में बताना यह सीरीज आपको कैसी लग रही है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।